गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सार्थक गुप्ता। आज फिर एक बार क्लास 10th का जो ज्योग्राफी का हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा था, लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, उसका मैं आज आपके सामने दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। कल मैंने आपको ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड रोडवेज के बारे में बताया था, आपको जो हमारे इंडिया में किस तरह से हाईवे हैं, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, जो क्वाड्रिलेटरल जो सुपरवे है उसके बारे में बताता हूँ, जो इंडिया को चारों तरफ से पूरे भारत को आपस में कनेक्ट करता है। 6 पार्ट्स मैंने आपको उसको बताए थे। तो उससे किस तरह से बिजनेस होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जो टर्सरी सेक्टर हमारा स्ट्रॉन्ग है वो किस तरीके से हुआ, तो उसका मैंने लास्ट टॉपिक आपको बताया था रोड डेंसिटी। हालांकि ये बता चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा से आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको ये समझ आ जाए। द लेंथ ऑफ रोड पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, मतलब पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर जितनी रोड की डेंसिटी है, मतलब उस स्टेट कितना बड़ा है, वहाँ पे जो रोड डेंसिटी है वो कितनी है। जम्मू कश्मीर में 10 किलोमीटर है, यूपी में है आपकी 530+ किलोमीटर। ओके, समझ आया नहीं आया? तो अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम फेस्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। क्या क्या प्रॉब्लम फेस्ड कर रहा है रोड ट्रांसपोर्ट? रोड नेटवर्क क्या है? इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है। मतलब अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक लग जाए तो भाई निकलना मुश्किल पड़ जाता है। दिल्ली मुंबई जो बड़े बड़े शहर होते हैं ना, आप देखिए वहाँ पे ट्रैफिक लग जाए तो कई दिनों तक, कई घंटे, कई दिन तक लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और दूसरा क्या है कि नेशनल हाईवे भी जो है वो अपर्याप्त है हमारे देश में इस समय। हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड, मतलब आधे से ज़्यादा रोड आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे या कहीं जाएंगे आप देखेंगे तो अनमेटल्ड है, जो मतलब सैंड या बालू मिट्टी से ही बनी हुई है। सॉरी, द रोडवेज आर हाईली कंजस्टेड इन द सिटीज। अब आप देखिए कि जो रोडवेज हैं बहुत ज़्यादा हाईली कंजस्टेड हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सकरे बने हुए हैं, बहुत कंजस्टेड हैं। मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस एंड कल्वर्ट्स आर ओल्ड एंड नैरो। अब मोस्टली जो हमारे इंडिया में जो ब्रिजेस बने हुए हैं वो मतलब बहुत ही ज़्यादा सकरे टाइप के बने हुए हैं, बहुत ही पुराने हैं। अब पुराने बने हैं तो उस वजह से है क्या है, तो नैरो है लेकिन उतने पर्याप्त नहीं जितना उनको होना चाहिए था। तो इस तरह से दिक्कत भी होती है। कल्वर्ट्स मतलब वहीं से पुलिया भी निकली हुई है रोड के नीचे से, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये तो हो गया हमारा रोड कंप्लीट टॉपिक। अब हम बात करेंगे रेलवेज की। तो अब प्रिंसिपल मोड फॉर द बल्क हैवी गुड्स एंड द पैसेंजर्स तो जाते ही हैं रेलवे से, जाहिर सी बात है। हमको कहीं तीर्थ यात्रा करने जानी है पिलग्रिमेज तो मोस्टली हम लोग ट्रेन को ही प्रेफर करते हैं। कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, कोई कॉमन फैमिली होगी जो मिडिल क्लास फैमिली होती है हमारे यहाँ पर, वो मोस्टली आप देखिएगा ट्रेन को ही प्रेफर करते हैं, ट्रेन से ही जाते हैं। और मालगाड़ी वगैरह आती है, उसमें आप देखते हो वेरी हैवी जो गुड्स होते हैं, बल्क गुड्स होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, वो ट्रेन से ही जाते हैं, रेलवे नेटवर्क से ही जाते हैं। रेलवे नेटवर्क हमारे इंडिया में 65,000 किलोमीटर और इससे भी ज़्यादा है। अब क्या क्या रेलवे फेस कर रहा है प्रॉब्लम्स? सबसे पहले तो क्या है, डिफिकल्ट टू रेलवे लाइन इन द सैम्पी, हिली, स्वैम्पी, सैंडी एंड द माउंटेनियस रीजन। मतलब हर जगह पे आप ट्रेन की पटरी नहीं बिछा सकते हो। माउंटेनियस रीजन में बहुत दिक्कत आती है, सैंडी हिली रीजन्स में दिक्कत आती है, स्वैम्पी रीजन्स में दिक्कत आती है। दूसरा क्या, रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शंस ऑन ब्रिजेस ओवर द रिवर्स इन नॉर्थ एंड द ईस्टर्न इंडिया। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारा है, आप वहाँ देखिए वहाँ नदियाँ अच्छी खासी हैं, तो वहाँ पे ब्रिजेस की कमी है, वहाँ ब्रिजेस नहीं बने हैं, वहाँ ट्रेन का जो नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है। प्रॉब्लम्स ऑफ सिंकिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स एंड लैंड स्लाइडिंग ब्लॉकिंग ट्रैक्स। अगर लैंड स्लाइड हो जाए उत्तराखंड वगैरह में देखिए, या कोई चट्टान वगैरह टूट जाए तो आप उससे देखिए क्या होता है कि पूरा रोड ब्लॉक हो गया, पटरियाँ तक टूट जाती हैं। तो ऐसे टाइम पे रेलवे नेटवर्क को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इंडिया का हमारा रेलवे नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होती है, जो पैसेंजर्स होते हैं वो विदाउट टिकट, बिना टिकट की यात्रा करते हैं, घूमते हैं, तो इससे गवर्नमेंट को बहुत लॉस भी होता है। अब लॉस होता है, उसके बाद जो रेलवे की प्रॉपर्टी है वो पूरी तरीके से डैमेज कर देते हैं। भाई पंखे निकाल लिए, कांच तोड़ दिया, सीट फाड़ दी, और बाथरूम में गए तो उसके नल तोड़ दिए, तो ये सब जो वॉश बेसिन खराब कर दिए, तो ये सब गवर्नमेंट को लॉस उठाना पड़ता है। स्टीलिंग, भाई पंखा है उसको निकाल के ले गए, बल्ब निकाल के ले गए, चोरी कर ली उसकी, तो हम अपने देश को ही बर्बाद कर रहे हैं। समझ रहे हो ना, ये सब नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे पाइपलाइंस की। देखिए पाइपलाइन भी एक ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अच्छा जरिया है। किस तरीके से,
कि भाई क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मैंने एनजी लिखा है, ये नेचुरल गैस है, इन सभी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये पाइपलाइन से बहुत उपयोगी साबित होती हैं। सॉलिड भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइपलाइन से, लेकिन उस सॉलिड को हम क्या करते हैं, स्लरी, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, तब उसको हम पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं। फार इनलैंड लोकेशन, जो बहुत दूर दूर वाली एरियाज होती हैं, जो जैसे कि रिफाइनरीज हैं लाइक बरौनी, मथुरा, पानीपत, एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर्स प्लांट्स कुड बी थॉट ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ द पाइपलाइन। पाइपलाइन की वजह से ही जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन से पॉसिबल नहीं हो पाता, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो पाइपलाइन के थ्रू ही वो सप्लाई कर देते हैं। दूसरा क्या है, पाइपलाइन को बनाने में इनिशियल कॉस्ट तो ज़्यादा आती है भाई, एक पाइप से दूसरे पाइप को जोड़ो, कंस्ट्रक्ट करो, तो उसमें बहुत ज़्यादा हैवी कॉस्ट आता है। लेकिन बनने के बाद में जब वो वर्किंग कंडीशन पे आ जाता है, सप्लाई करने की कंडीशन में आ जाता है, तब उसकी कॉस्ट जो मिनिमल, बहुत कम आती है, ज़्यादा नहीं आती है, तब सस्ता पड़ता है दूसरे ट्रांसपोर्ट से। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट्स लॉसेस और डिले। अब इसमें दिक्कत भी होती है, कभी कभी पाइपलाइन कहीं से लीक कर गई, गैस लीक करने लग गई, उससे कई सारे हादसे भी हो जाते हैं बड़े से बड़े, समझ रहे हो ना। अब इंपॉर्टेंट नेटवर्क इसके 3 हैं हमारे, मैंने लिखा है 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन। आपको बोर्ड पे समझ आ रहा नहीं आ रहा भाई, मैंने घना लिखा है क्योंकि भाई बड़ा टॉपिक है और आप समझ रहे हो, इसको समझाना भी है मुझे, आपको बोर्ड एग्जाम्स भी आ रहे हैं तो कोर्स भी आपको जल्दी कराना है, तो आप सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ आप उस पर कंसंट्रेट करें। बकाया नोट्स तो आपको मैं प्रोवाइड करा ही देता हूँ, ठीक है ना। तो क्या 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइंस भी हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के हमारे देश में आसाम से कानपुर तक है, ये गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद होते हुए आता है। इससे ऑयल फीड, जो ऑयल वगैरह होता है वो ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि आसाम में हमारे पर्याप्त मात्रा में अच्छे अमाउंट में ऑयल मिल जाता है। फ्रॉम सलाया इन गुजरात से लेकर गजलांदर, ये कहाँ से आता है, वाया विरंगम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत। तीसरा है गैस पाइपलाइंस हाजीरा गुजरात से जगदीशपुर है उत्तर प्रदेश में, जो बीजापुर है मध्य प्रदेश, यहाँ ये पाइपलाइन वहाँ से होते हुए हमारी यूपी में आती है गुजरात से, ठीक है ना। तो ये तो हमारी बात हो गई पाइपलाइन की। पहले मैंने रोड की बात की थी कल, उसका टॉपिक कंप्लीट किया, फिर रेलवे, पाइपलाइन। अब हम बात करेंगे वाटरवेज की। तो 95% जो ट्रेड है हमारे इंडिया का वो वाटर बेस पे डिपेंडेंट है, ट्रेड वॉल्यूम। और अगर हम वैल्यू के बेस पे बात करेंगे तो 68% जो हमारा व्यापार होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो समुद्र के द्वारा ही होता है। बहुत चीपेस्ट मोड है ये ट्रांसपोर्ट का, और सूटेबल किस लिए है, बहुत हैवी से हैवी और बल्कि गुड्स आप इससे ले जा सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। फ्यूल इफेक्टिव और इको फ्रेंडली है, समझ रहे हो ना, प्रदूषण वगैरह ज़्यादा नहीं होता है इससे कुछ भी। इंडिया हैज इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ 14,500 किलोमीटर ऑफ लैंड। भारत के जो समुद्री जो रेखा है ना पूरी आपस में जो कनेक्ट करती है, जो पूरा पोर्ट लेवल है वो कितना है नेविगेशन इनलैंड, 14,500 किलोमीटर, बहुत लंबा है लेंथ में। लेकिन उसमें से केवल 3700 नेविगेबल जो है वो मैकेनाइज्ड जो बोट्स वगैरह होती है ना उससे ये सब होता है, ट्रांसपोर्ट का जो पूरा काम है वो उससे होता है। अब हमारे इंडिया में कितने वाटरवेज हैं, 3 तरह के वाटरवेज हैं। जैसे नेशनल हाईवे होते हैं ना, ऐसी नेशनल वाटरवेज भी हैं। गंगा रिवर में इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक है 1620 किलोमीटर, ये नेशनल वाटरवे नंबर 1 है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र से लेके सादिया और धुबरी 891 किलोमीटर, ये नेशनल हाईवे नंबर 2 है आपका। और इसके बाद जो वेस्टर्न कोस्ट की हम बात करेंगे केरला में, वो 205 किलोमीटर लंबा है, ये हमारा नेशनल हाईवे नंबर 3 है। अब कुछ मेजर सी पोर्ट्स हमारे इंडिया में, अब उसके बारे में बात कर लें। जैसे कि कांडला इज अ टाइडल पोस्ट, बहुत अच्छा पोर्ट है ये, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ग्रेनरी जो भी होती है ना यहाँ से होता है। मुंबई ये बहुत बड़ा जो आपका पोर्ट है हमारे इंडिया का, और स्पेसियस नेचुरल एंड द वेल सेटल्ड हार्बर, यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये मुंबई में ही है। मरमागांव पोर्ट ये गोवा में है, आयरन ओर इससे एक्सपोर्ट होता है। मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में, इससे भी आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है। कोची पोर्ट ये साउथ वेस्ट पोर्ट है। और भी कई सारे पोर्ट्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं इन सभी के मैंने आपको यहाँ पे नेम लिख दिए हैं ऑलरेडी, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, समझ रहे हो ना।
और बकाया तो आपको समझ आ ही रहा होगा। बस आपको कंसंट्रेट किस पे करना है, जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने पे कंसंट्रेट करना है। लिखा है आपको समझ आ रहा है, अच्छी बात है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मैं आपको उसके नोट्स दूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा। एयरवेज फास्टेस्ट, कंफर्टेबल, प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। भाई फास्टेस्ट है, कंफर्टेबल है, और प्लेन से हवाई यात्रा करते हैं तो उससे कहा जाता है भाई बहुत पैसे वाला है तभी तो कर पा रहे हैं, तो प्रेस्टिजियस भी है, शान भी बनती है इससे, समझ रहे हो ना। इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेन्स, मतलब चाहे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो, डेजर्ट हो, घने जंगल हो, लंबे लंबे ओशियानिक स्ट्रेंथ हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको तो केवल उड़ना है, उड़ के जाना है, आसानी से पहुंच जाना है। हेलीकॉप्टर्स भी होंगे एयरबेस में अगर हम बात करेंगे तो वो ऊंचाई पे उड़ के और बड़े से बड़े माउंटेन्स, बड़े से बड़े डेंस फॉरेस्ट में जा सकते हैं, ईजिली जा सकते हैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि ना उनको रोड्स मिलने, ना मोड़ मिलने, ना ट्रैफिक मिलना, ना कुछ, कोई दिक्कत ही नहीं है उनको। ओके समझ आया ना एयरवेज के बारे में। अब डोमेस्टिक एयरलाइंस कितनी है हमारे इंडिया में? इंडियन एयरलाइंस, सब ऑर्डिनरी ऑफ इंडियन एयरलाइंस भी हैं, प्राइवेट शेड्यूल्ड एयरलाइंस हैं, नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेशंस प्रोवाइडेड डोमेस्टिक एयर सर्विसेज, जो अंदर ही अंदर देश के अंदर जो डोमेस्टिक सर्विसेज होती है ना, कानपुर से लखनऊ हो गया, लखनऊ से दिल्ली हो गया, दिल्ली से पुणे हो गया, पुणे से मुंबई हो गया, मुंबई से कोलकाता हो गया, कोलकाता से गुवाहाटी, इस तरह से पूरे देश में हमारे जो एयरवेज का नेटवर्क है काफ़ी स्ट्रांग फैला हुआ है। अब इंटरनेशनल की हम बात करेंगे तो एयर इंडिया प्रोवाइड्स इंटरनेशनल एयर सर्विसेज टू, जो इंडिया के बाहर हमको जाना है तो हम कैसे जाएंगे? इंटरनेशनल जो एयरलाइंस होंगे ना उससे तो हम लोग जा पाएंगे ना। और पैरामाउंट हेलीकॉप्टर्स ये प्रोवाइड कराते हैं ऑयल और नेचुरल गैस सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा क्या है कि जैसे कि कुछ थोड़े कठिन ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि कहीं बाढ़ आ गई, लोग फंस गए, तो उनको ले जाना, उनको वहाँ से सुरक्षित निकालना, कोई हादसा हो गया, कोई ट्रेजेडी हो गई, अचानक से भूकंप आ गया, लैंडस्लाइड हो गई, लोग फंस गए, तो लोगों को तक खाना पहुँचाना, उनको वहाँ से लाके एक सुरक्षित स्थान पर लाना। जो नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, तो ऐसे एरियाज़ में जो थोड़ी सीरियस जहाँ पे डिफ़िकल्टीज रहती हैं उन एरियाज़ में ये हेलीकॉप्टर्स बहुत हेल्प करते हैं। अब दूसरी बात क्या है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एयरबेस के सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस क्या है कि नॉट रीच टू द कॉमन मैन, आम आदमी तक इसकी पहुंच नहीं है, महंगा पड़ता है, टिकट इसका बहुत महंगा है। जब जो ट्रेन से आप ट्रैवल कर लोगे, आपको सपोज दैट झांसी से आपको दिल्ली जाना है तो आप नॉर्मल स्लीपर का किराया लेते हैं तो 250 से 300 रुपये पड़ता है, एसी भी लोगे तो आपको 700-1000 रुपये में आप पहुंच जाओगे। लेकिन वही अगर आपको लखनऊ से दिल्ली जाना होगा तो आप देखिएगा, वही अगर एयरबेस से आप जाओगे तो 4000, 5000, 2500, 3000, कोई फिक्स किराया होता नहीं है, तो महंगा पड़ जाता है, आपको 10,000 तक भी आपको पड़ सकता है। दूसरा क्या है, हालांकि नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, क्योंकि वहाँ पे रोड्स भी अच्छे नहीं है, माउंटेनियस रीजन्स हैं, रोड अच्छे नहीं है, रेलवे का जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी अच्छा नहीं है, तो यातायात का साधन जो वहाँ पे पीपल्स को काफ़ी उससे सामना करना पड़ता है। तो उन पीपल्स को, कुछ कॉमन पीपल्स की हेल्प के लिए उनको एक स्पेशल प्रोविजंस के थ्रू हेलीकॉप्टर्स और कुछ एयरवेज इस तरह से प्रोवाइड कराए गए हैं जिससे उनको सुविधा हो सके, उनको असुविधा ना हो, समझ रहे हो ना आप। तो हालांकि इसके अलावा भी आपको अभी इस चैप्टर में और भी पढ़ना है, कम्युनिकेशन के बारे में भी पढ़ना है, और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैंने आज आपको पहले रोड डेंसिटी का पूरा कंप्लीट कराया, प्रॉब्लम्स उसके बताए, रेलवे के बारे में बताया, इसके प्रॉब्लम्स बताए, पाइपलाइन बताया, उसको कुछ प्रॉब्लम्स थे वो बताया, कहाँ कहाँ पर किस किस तरह के पाइपलाइंस डले हुए हैं, 3 इंपॉर्टेंट हमारे जो पाइपलाइंस इंडिया में बिछे हुए हैं उसके बारे में बताया। इंटरनेशनल पाइपलाइंस भी बिछे होते हैं, दुबई में बिछा है, वाटर सप्लाई होता है, वहाँ पानी नहीं है, समझ रहे हो ना। और भी कई सारे ऐसे होते हैं, लेकिन हम क्योंकि नेशनल की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने इसकी ओर रखा आपको। ऐसे मैंने इंटरनेशनल एयरलाइंस आपको जोड़ दिया था, वो आपको टॉपिक में नहीं है, समझ रहे हो ना, वो केवल 6 पार्ट्स ही थे, लेकिन मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल बताया था वो वाटर बेज, नेशनल वाटर बेज, जो उसके अलावा फिर मैंने एयरवेज बताया, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, परमानेंट हेलीकॉप्टर के बारे में बताया, और भी कई सारे के हेलीकॉप्टर्स हैं, डिसएडवांटेजेस के बताए मैंने। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे जिसका टॉपिक का नेम हमारा होगा कम्युनिकेशन, और वो हमारा पार्ट 3 होगा, और उसके साथ ही मैं इस पूरे चैप्टर को आपको फिनिश कर दूंगा। तब तक के लिए आपका थैंक यू वेरी मच। और कोई भी आपको डाउट होता है तो आप यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स है आप उसमें कमेंट करिए, मैं आपको उसमें आपके सारे रिप्लाई दूंगा। तो स्टूडेंट्स पढ़ाई करिए, बिना पढ़ाई कुछ नहीं होना है, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, समझ रहे हो ना। ओके, गुड बाय।